हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2021 का पेपर जो नवंबर में हुआ था पहले शिफ्ट में, उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके थे, 75 क्वेश्चन जो हैं आज हम यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है एक्सप्लेन करने में, इसलिए हम क्या है 25 क्वेश्चन एक वीडियो में रख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन की ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल जो है राजस्थान में स्थित है? तो सोनगांव, चंदौली, एरन और गणेश्वर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा गणेश्वर जो है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान का ही पूछा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। जिस काल में तांबा और पत्थर के हथियारों का प्रयोग एक साथ होता था उस काल को ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, उसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। यह काल जो है प्राग हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा काल तक फैली। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया। उत्तर भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का प्रचलन हुआ, जबकि दक्षिण भारत में पाषाणकालीन संस्कृति के बाद जो है सीधे लौह की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो उत्तर भारत की बात करें तो उधर जो है पत्थरों के बाद तांबा आता है, और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पत्थर के बाद सीधा क्या है, लौह काल आ जाता है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे है गणेश्वर जो है राजस्थान के सीकर जिले में कंताली नदी के उद्गम स्थल पर ही स्थित है। ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। इसके अलावा ताम्र युगीन संस्कृतियों की सबसे पुरानी है, इसलिए इसे ताम्र युगीन संस्कृति की जननी भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्थल है आहड़, गिलुंद, मरमी और बाराथा। इसका उत्खनन जो है 1977 में R.C. अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। R.C. अग्रवाल और विजय कुमार ने बड़े गणेश्वर की जो है उत्खनन कार्य किया था 1977 में। सोनगांव जो है वो ताम्रपाषाण कालीन स्तर जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है, और जो जोरवे संस्कृति जो है पुणे के सोनग्राम, इमामगांव और चंदौली नामक महत्वपूर्ण जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। एरन जो है यह ताम्रपाषाण स्थल कायथा संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसके निम्न क्षेत्र है नागदा, नवेदा, एरन और गुगेरिया, और इसका अध्ययन जो है वाणकर जी ने किए थे, और इन्हीं वाकणकर ने ही जो है भीमबेटका का भी पता लगाया था। आगे है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राज्यों में भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो आज़ादी के बाद की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय राज्यों की भाषाई पुनर्गठन के संबंध में सही कथन बताना है। तो 1948 में भाषाई प्रदेश आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1952 में पोट्टी श्री रामालू ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन किया था। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन काफी बाद में 1968 में पारित किया था। पंजाब के मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिण पंथी शाखा ने एक दूसरे का समर्थन किया। संविधान का अनुच्छेद 347 भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन और ई ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है, सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं की व्याख्या देखते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत रिपोर्ट की भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सुझाव दिया था। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाओं के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामालू ने
आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था, जिनकी 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई और जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के आधार पर पृथक राज्य जो है आंध्र प्रदेश का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी और व्याख्या है। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई के आधार पर गठित होने वाला ये आंध्र प्रदेश पहला जो है राज्य बन जाता है। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू के राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठन करते हैं और उन्होंने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, 1956 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन हुआ था और 14 राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। तो यहाँ पर क्या है, सी जो है गलत हो जाता है। आगे अकाली दल के नेताओं ने पंजाब और पेप्सू के विलय के लिए पंजाबी सूबे के निर्माण के लिए आंदोलन किया था। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया था, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तथा चंडीगढ़ को क्या है केंद्र शासित बनाया गया। अनुच्छेद 347 किसी राज्य के जनसंख्या के किसी अनुभाग पर बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपलब्ध जिसमें अल्पसंख्यक की अधिकार की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह अमीरों द्वारा जारी किए गए विभिन्न फरमानों और विज्ञप्तियों का कालक्रम हमें रखना है। तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा अकबर का रामदास को जारी फरमान। बी है राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की दूसरा है, हाँ बी ही होगा, राजस्व प्रशासन राजा टोडरमल की विज्ञप्ति। और उसके बाद है रसिक दास करोड़ीमल को जारी फरमान, ये तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे सी ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं कि मुगल बादशाह अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास से 1577 ईस्वी में मिला था और 500 बीघा भू क्षेत्र मदद ए माश के रूप में प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यही तालाब जो है कालांतर में अमृतसर नगर बसाया था। तो 500 बीघा का वो जो फरमान था वो क्या था, अमृतसर नगर बसाने के लिए था, जो अकबर ने जारी किया था। आगे है 1580 में अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ यानी वित्त मंत्री बनाया था और उसका सहायक जो है ख्वाजा मंसूर को बनाया था। इसके अलावा 1580 में मुगल प्रांत को 12 भागों में विभाजित किया था। 1580 में दस्तूर अल अमल का निर्माण हो गया था और इसी के आधार को आईने देहसाला व्यवस्था लागू की गई थी। पैमाइश की इस प्रणाली और इस पर आधारित आकलन को जब्ती कहते हैं। जब्ती व्यवस्था को राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है तथा कभी कभी इसे टोडरमल की व्यवस्था भी कहते हैं। नायब तहसीलदार यानी एनटी का प्रशिक्षण केंद्र जो है हरदोई यूपी जिले के नाम से इन्हीं के नाम पर था। रसिक दास करोड़ीमल का फरमान जो है 1666 से लेकर 66 में औरंगजेब ने खालसा भूमि और कृषि पैदावार में आ रही कमी और दमनकारी कराधान और भूमि से खेतीहरों के पलायन की समस्या की बात की थी। मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान, इसका पूरा नाम जो है मोहम्मद हाशिम अली शफी खां था। इन्होंने औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना में क्या किया था, प्रवेश किया था। मुंतखब उल लुबाब इन्हीं की जो है कृति है और इसमें औरंगजेब का आलोचनात्मक वर्णन मिलता है। बादशाह फर्रुखशियार के शासन काल में निजामुल मुल्क ने इसे दीवानी का पद क्या है नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार अपराक राजा थे। तो इसके जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं अपराक राजा थे, कहाँ के थे, तो आंसर हो जाएगा शिलाहार राजवंश के। अपराक जो है शिलाहार राजवंश के थे। व्याख्या देखते हैं तो
यहाँ पर जो व्याख्या है, स्मृतियों को धर्म शास्त्र की संज्ञा दी जाती थी। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व मतलब जो स्मृतियां हैं वो प्राचीन समय में हमारा जो कानून है, जिस प्रकार से आज वर्तमान में कानून है, तो वो जिसमें लिखा गया और प्राचीन समय में जो स्मृतियों में लिखे गए कानून को ही समाज में माना जाता था। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों का प्रणय हुआ है। याज्ञवल्क स्मृति यानी 5वीं सदी गुप्त काल तक की रचनाएं हैं। यह श्लोकों में लिखी गई थी तथा इसकी भाषा जो है लौकिक संस्कृत है। याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार जो है विश्वरूप विज्ञानेश्वर हैं। याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपराक हैं। और ये जो अपराक है वो कोंकण यानी शिलाधर राजवंश के राजा थे। आगे सेन वंश देख लेते हैं। तो ये 11 से 12वीं शताब्दी बंगाल में हिंदू राजवंश था। वहीं संस्थापक इसके सेन वंश के सामंत सेन थे। इसके प्रमुख शासक जो है बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। काकतीय राजवंश जो है यह एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जो कि 12वीं से 14वीं शताब्दी के में शासन किया था। इनकी राजधानी जो है वारंगल थी। काकतीय लोग अपने आप को चोल करिकाल का वंशज मानते हैं। इस वंश का प्रतापी राजा गणपति हुआ। बाद में इनकी पुत्री जो है रुद्रम्मा भी राज्य की शासिका बनी है और 1323 ईस्वी को मोहम्मद तुगलक ने अपने राज्य में विलय कर लिया था काकतीय वंश को। द्रव राजवंश जो है 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दियों के दौरान पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इसके मूल क्षेत्र में कोंगोद मंडल के रूप में जाना जाता है। इसमें वर्तमान उड़ीसा के गंजाम, गोरखा और पुरी जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। इनकी राजधानी जो है कोगोदा थी, जिसकी आधुनिक जो है वाणपुर नाम से पहचान की जाती है। आगे देखते हैं। अगला है अरेंज द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार ही व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कालक्रम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कोटदीजी संस्कृति, जो उसके बाद है डी यानी कि कायथा संस्कृति, फिर कोटदीजी संस्कृति जो कि हड़प्पा से संबंधित है, फिर है कायथा, उसके बाद है मालवा और फिर है मालवा सबसे एंड में है जोरवे संस्कृति, यानी बी जो है सबसे लास्ट में होगा। तो इस हिसाब से जो है हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कोटदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर नाम पर स्थित है और प्राचीन सैंधव सभ्यता का एक केंद्र था, जिसकी खोज जी.एस. धुर्रे ने 1935 में की थी तथा खुदाई में 1953 में फजल अहमद खान द्वारा की गई थी। आगे है कायथा संस्कृति। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पुरापाषाण और ताम्रपाषाण स्थल है। यह 2300 से लेकर 2000 ईसा पूर्व का समय था। इसके निम्न क्षेत्र नागदान, नैवेदा, एरण, गुगेरिया है। इस संस्कृति का अध्ययन जो है B.S. वारंकर ने किया था। मालव संस्कृति जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र, महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों पर मौजूद है। इस संस्कृति से प्राप्त जो है मृदभांड सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में सर्वोच्च है। जोरवे संस्कृति यह है एक ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति है। यह महाराष्ट्र के 2 जिले अहमदनगर और पुणे में विकसित हुई थी और इसका जो काल है 1500 लेके 900 ईसा पूर्व। अहमदनगर के 3 महत्वपूर्ण स्थल है जोरवे, नेवासा, दैमाबाद से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दैमाबाद अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या चीज़ मिली थी।
शायद यहाँ पर हाथी और घोड़े के वो जो खिलौने हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। आगे देखते हैं, तांबे के हैं शायद, वो याद नहीं आ रहा मुझे अभी। आगे है, अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम में रखना है। तो अकबर ने सबसे पहले जो विजय है वो किया था बंगाल का, यानी कि 1574 को। तो बंगाल सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये ए ऑप्शन, यानी कि बंगाल हो गया, फिर काबुल हो गया, और फिर सिंध हो गया। खानदेश जो है वो सबसे एंड में है, तो ये चौथे नंबर पे आएगा, बंगाल सबसे पहले आएगा। तो देख लेते हैं एक नज़र इसकी व्याख्या कब कब की थी। तो बंगाल जो है 1574 में अकबर ने मुनीम खां के नेतृत्व में, तो बंगाल को विजय करने के लिए किसको भेजा था? मुनीम खां को भेजा था, और बंगाल के दाऊद के विरुद्ध अभियान पर भेजा, तथा स्वयं अकबर भी बंगाल विजय के लिए गया था। मुनीम खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, और 1575 में दाऊद खान ने समर्पण कर दिया। काबुल जो है, काबुल के शासक तथा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम ने विद्रोहियों के साथ मिलकर भारत का सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास किया। अकबर ने शाह शुजा मुराद को उसके विरुद्ध जो है नियुक्त किया, एवं स्वयं जो है 9 अगस्त 1581 ईस्वी का काबुल के किले में प्रवेश किया। मिर्जा हाकिम ने क्षमा याचना की तथा उसे माफ कर दिया गया। 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद जो है मान सिंह को काबुल का अधिकारी नियुक्त किया गया था। सिंध जो है मिर्जा जानी बेग यहाँ का स्वतंत्र शासक था। अकबर ने 1590 में अबुल हकीम खाने खाना को सिंध पर विजय करने के लिए नियुक्त किया था, और मिर्जा जानी बेग ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया और 3000 की मनसब दिया गया। और खानदेश जो है जहाँ पर अकबर ने 1591 में फैजी को अपना राजदूत बना के वहाँ पर भेजा था। अब यहाँ पर अरेंज द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ, यहाँ पर देखते हैं अगला क्या है कि उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित भागों को नीचे से प्रारंभ कर ऊपर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है पाभाग, मतलब एक, ये मान लीजिए ये एक टेम्पल है, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ये एक टेम्पल है, तो मंदिर के भागों को यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जो भाग होते हैं उसको व्यवस्थित करना है। और ये कहाँ के मंदिर हैं? ये उड़ीसा के मंदिर हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, यानी कि सबसे पहले है जो भाग है यहाँ पर, सबसे नीचे वाला भाग जो है पा भाग मतलब ऐसे समझ लीजिए, पा भाग मतलब पैर जो होते वो नीचे की तरफ ही होते, तो पा भाग जो है सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद जो आता है पभाग हो गया, बरंड हो गया, बरंड, फिर उसके ऊपर होगा बेकी हो गई, और उसके ऊपर जो है बेकी के ऊपर हो गई खापुरी, यानी पभाग, बरंड, बेकी, खापुरी। अगर ऊपर से नीचे पूछा तो खापुरी, बेकी, बरंड, पभाग। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। तो उड़ीसा के मंदिर शुद्ध जो है नागर शैली से प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये मंदिर जो है 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए मंदिर हैं। इसका निर्माण जो भुवनेश्वर नगर में हुआ था। इसके प्रमुख मंदिर जो हैं लिंगराज मंदिर, पुरी का मंदिर, कोंकण का मंदिर, सूर्य मंदिर, वो 13वीं शताब्दी का है। कोंकाड़ मंदिर, इस अर्क जो है सूर्य के
इस विमान का निर्माण जो है वास्तुकला विद तथा तक्षण शिल्पी की सम्मिलित प्रतिभा का परिमाप है। लिंगराज मंदिर जो पूर्ण विकसित नागर श्रेणी के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके मुख्य भाग गर्भगृह जिसे देवल भी कहा जाता है तथा इसमें जुड़ा दूसरा भाग है जिसको जगमोहन भी कहते हैं। उड़ीसा के मंदिरों के भाग जो है ऊपर नीचे से ऊपर जाते हुए पभाग वर्ण बेकी और खूपरी जो है वो सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और अरेंज करना है। तो ये जो है सुगंधा यानी कल्हड़ के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों के कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो रानी गिद्दा जो है वो है कश्मीर की हैं और सुगंधा जो है वो सबसे पहले 902 ईस्वी की हैं। तो नंबर 1 पे सी ऑप्शन आएगा, सी सबसे पहले है। और सबसे लास्ट में जो है वो रड्डा जो है वो सबसे लास्ट में आएंगी। तो व्याख्या देख लेते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सुगंधा जो है उत्पल वंश के गोपाल वर्मन ने 902 ईस्वी में शासक बनती हैं। उनकी माता सुगंधा इनकी संरक्षिका बनी। गोपाल वर्मन की हत्या के बाद सुगंधा जो है स्वतंत्र शासिका के रूप में 914 ईस्वी तक शासन किया था। गिद्दा जो है कश्मीर में यशकर का पुत्र जो है क्षेपगुप्त का विवाह लोहार वंश की गिद्दा से हुआ था। रानी गिद्दा अपने अल्पवयस्क पुत्र जो है अभिमन्यु की संरक्षिका के रूप में 958 ईस्वी से 972 तक शासन किया। सूर्यमती जो है लोहार वंश के शासक अनंत की पत्नी सूर्यमती थी। अपनी पत्नी सूर्यमती के प्रभाव से आकर उनके मंदिरों का निर्माण तथा दान कार्य किया। और रड्डा जो है कारकोट वंश का प्रसिद्ध शासक ललिता दिव्य जो है मुक्तापीड़ कल्हड़ ने इन्हें अरबों पर विजय का श्रेय देता है तथा उसे कारकोट देश की राजधानी रड्डा को हराया था। आगे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है या नहीं है। तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त यानी राइट हैंड का वाम हस्त यानी कि समूहों का क्रमशः इड़ंगई और वलंगई नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण में हस्त और वाम जो है दोनों समूहों के गैर कृषक जातियां जैसे शिल्पकार और ऊंची जातियां सम्मिलित थी। दोनों में ही कृषक जातियां और शिल्पकार शामिल थे। दक्षिण में हस्त और जो वाम है दोनों समूहों में अस्पृश्यों मुख्य रूप से पढ़ाइयों को अपने समूह से बाहर रखा था। तो यहाँ पर जो है बी और सी ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। बी और सी ऑप्शन ही क्या है, सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी और सी सही है। वाम हस्त और दक्षिण हस्त शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। आगे दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूह में गैर कृषक जातियां सम्मिलित थीं। दोनों समूहों में अस्पृश्यता मुख्य रूप से पढ़ाइयों को अपने समूह से बाहर रखा। भारत में तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त को वलंगई तथा वाम हस्त को इड़ंगई कहा जाता है। तो ए गलत हो जाएगा, ए बी और सी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में विलिप्त नहीं होने का एकजुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जोड़ने की है। आज के दो बड़े गुट जो हैं रूसी ब्लॉक और अमेरिकी ब्लॉक हैं। हम दोनों जो हैं से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए और किसी में शामिल नहीं होना चाहिए। तो गुट निरपेक्ष की यहाँ पर बात हो रही है। आंसर देखते हैं यहाँ पर कि क्या है, गुट निरपेक्ष की बात हो रही है। तो आंसर हमारा क्या है, ए ऑप्शन यानी कि गुट निरपेक्ष की ही बात हो रही है। द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद क्या है, पूरा विश्व दो खेमों में बट जाता होता दो ध्रुवों में नजर आता है
और फिर इसी के उसमें भारत ने विश्व राजनीति में अपनी पृथक पहचान एवं स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के उद्देश्य से गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुटनिरपेक्ष मतलब किसी भी गुट में ना तो अमेरिका की तरफ और ना ही रूस की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमारी सामान्य नीति होगी शक्ति की राजनीति से लिप्त नहीं होना और एकजुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की है। आज के दो बड़े रूसी ब्लॉक और आंग्ल अमेरिकी ब्लॉक हैं, हमें दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध रखने, मतलब ऐसा ही कि बिल्कुल संबंध नहीं रखने, दोनों के साथ रखने, किसी एक के साथ नहीं रखने हैं। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते के अंतर्गत किया गया और बागदाद और संधि को केंद्रीय संधि संगठन सेंटो के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1955 में हुई थी। अगला है रिगार्डिंग शेर शाह सूरी। इसका देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। शेर शाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए शेर शाह ने अपने पूर्ववर्ती काल में मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के सिक्के चलवाए थे। उसने नापतोल के मानकीकरण के भी कुछ प्रयास किए थे। इसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार ही कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय पे। इसके अनेक सराहें बनवाई थी। सराह जिसमें डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तो डी जो है यानी कि उसने अनेक सराय बनवाई जो सिर्फ, अच्छा डी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि जो सिर्फ यात्रियों के लिए, यात्री क्यों सभी के लिए थी, तो डी वाला जो है जहाँ पर है वो सब गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारा डी ऑप्शन यानी कि ए बी सी जो है वो सही है, ए बी सी। आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। शेर शाह सूरी एक अफगान शासक था। शेर शाह एक व्यवस्था सुधार के रूप में जाना जाता है। उसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद कर दी थी तथा शुद्ध सोने और चांदी की तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया था जिसका तौल और आकार निश्चित था। शेर शाह ने सोने के सिक्के, अशरफ चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के भी चलाए थे। उसने नापतोल के मानकीकरण का भी प्रयास किया था। इसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता है, एक प्रवेश के समय और दूसरी बिक्री के समय, तो काफी इम्पोर्टेंट है। शेर शाह ने सड़कों के किनारे जो है 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए 1700 सराय निर्माण करवाई थी जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था थी और प्रत्येक सराय पर घोड़ों की व्यवस्था थी जिसके द्वारा संवाद वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाया करते थे। शेर शाह के सरायों में यात्रियों के अलावा अन्य लोग भी थे, न कि केवल यात्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को क्या कहा जाता है? तो राजा श्रावित कहा जाता था, राजा श्रावितम कहा जाता था। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रकूटों द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को राजा श्रीवितम कहा जाता था। राजा द्वारा दिए गए मौखिक आदेशों को सुनने वाले और बाद में उन्हें सही ढंग से कागज पर लिखकर संबंधित अधिकारी के पास समुचित कार्यवाही के लिए भेजते थे। ये रहस्याधिकृत और बलिए केट पार कहलाते थे। झगड़ों के निपटारे के लिए ग्राम कचहरी तथा जातीय और वर्गीय पंचायतों के अतिरिक्त न्याय दिलाने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से न्यायालयों का प्रबंध था जो अधिकरण अथवा धर्मासन कहलाता था। राजा द्वारा अपने राज्य के प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए लिखित आदेशों का राजपत्र कहा जाता है। तो राजश्रावितम जो है वो कहा जाता है राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बताना है, नहीं है वे अंडरलाइन कर लेते हैं, नहीं है ये बताना है।